अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओपन पेज नंबर 55 फिज़िक्स बुक्स 10th क्लास। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का टॉपिक हम बाद में करेंगे। पहले जो है वो इसके नीचे आप टॉपिक देखें, मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर। पहले हम ये दो टॉपिक्स करेंगे, उसके बाद हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप करेंगे। सबसे पहले आ जाती है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर जो है वो किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी होती है कि वो इंस्ट्रूमेंट किसी चीज़ को कितना मैग्नीफाई कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई यानी कितना बड़ा कर सकता है। हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज़ करें, टेलीस्कोप यूज़ करें, मेन पर्पस यही होता है कि जो चीज़ें हमें इजीली नज़र नहीं आ रही हैं वो हम बड़ी करके हमें नज़र आ जाएं। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है ये एबिलिटी होती है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कि उसमें किसी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करने की एबिलिटी है। इसकी पहले आप डेफिनेशन देखें, इसकी बुक में यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है। एक इसकी डेफिनेशन जो है ये यहाँ पर मैंने लिखी है, आप इसको कर सकते हैं। रेशियो ऑफ साइज़ ऑफ इमेज टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मैग्नीफाइंग पावर। किसी ऑब्जेक्ट का इमेज का साइज़ कितना है और ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, उनकी रेशो जो है वो मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। मैग्नीफाइंग पावर को एम से डिनोट करते हैं। एम जो है वो HI/HO के इक्वल होगा या Q/P के इक्वल होगा। एक इसकी ये डेफिनेशन है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि जो इसकी समरी में डेफिनेशन है वो आप करें, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी जो है वो उसके लिहाज से है। समरी का देखें, पेज ओपन करें आप 63 पेज पर ये मैग्नीफाइंग पावर की यहाँ पर जो है वो डेफिनेशन है। आप इसकी समरी के देखेंगे तो आपको जो है ये मिल जाएगी, ये मैग्नीफाइंग पावर जो मैंने अंडरलाइन की है। द मैग्नीफाइंग पावर इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस टू दैट सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई। यानी एक ऑब्जेक्ट के इमेज को हम किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखें तो वो कितना एंगल बनाएगा, और उसे बगैर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखें तो वो कितना एंगल बनाएगा। उन दोनों की रेशो जो है वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाती है। अब ये क्या चीज़ है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैग्नीफाइंग पावर को ओपन करें। सपोज़ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखें। सपोज़ हमारे पास जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है। यहाँ से लेकर हमारी आई तक का डिस्टेंस जो है वो, जिसे हम डी कहते हैं, ये है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर जो है ये नियर डिस्टेंस होता है, यानी 25 सेंटीमीटर पर अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हमारी आई जो है वो उसको ईजीली देख सकती है। ये इसका नियर पॉइंट होता है आई का। सपोज़ हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 25 सेंटीमीटर्स पर रखा हुआ है। 25 सेंटीमीटर पर जब हम इसे आई से देखेंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो सपोज़ हम ये करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की टॉप से लेकर हमारी आई तक जो है वो एंगल थीटा बन रहा है। ये वो एंगल है जो अनएडेड आई यानी बग़ैर किसी मदद के, बग़ैर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के आई का जो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बन रहा है जब हमने ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर्स पर रखा हुआ है। अब ये देखें, सपोज़ हमारी आई में जो है हमें सही नज़र नहीं आ रहा। 25 सेंटीमीटर पर हमने अपना ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, लेकिन हमें जो है वो ये क्लियर नज़र नहीं आ रहा, इसका व्यू जो है वो क्लियर नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को जो है वो करीब लेकर जाएंगे। आप ये देखें, ऑब्जेक्ट को हम जैसे जैसे आई के करीब लेकर जाएंगे, यहाँ पर जो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है, यहाँ से हम जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आएंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसका एंगल जो है वो बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लाएंगे तो इसका एंगल जो है ये बहुत ज़्यादा बनेगा, यहाँ पर हम लाएंगे तब भी इसका एंगल जो है वो ज़्यादा बनेगा। सपोज़ हमने इस ऑब्जेक्ट को जो है वो आई के काफ़ी करीब कर लिया, 25 सेंटीमीटर्स के बजाय हमने इसको काफ़ी करीब डिस्टेंस पर रख लिया है, और इस पॉइंट पर इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा डैश बन रहा है। इस एंगल को जो है वो हम थीटा डैश बोलते हैं। लेकिन अब क्या होगा, जब हम इसे यहाँ पर लेकर आएंगे और हम अपनी आई से देखेंगे, हमें ये क्लियर नज़र नहीं आएगा। आप ये एक्सपीरियंस करके देख लें कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम आँख के बहुत करीब ले आएंगे, कोई बुक है उस पर आपसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा है, आप उसे अपनी आँख के बहुत करीब ले आएंगे तो आपको तब भी वो क्लियर नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो और ज़्यादा उसे जो है वो रीड करना मुश्किल होगा। ये नहीं है कि अगर यहाँ से आपको उसकी को सही नज़र नहीं आ रहा है, आप उसे करीब लाएंगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। करीब लाने पर भी हमें जो है वो उसका व्यू क्लियर नहीं होगा। यानी करीब तो हम ले आए हैं,
नियर पॉइंट उसका वही 25 सेंटीमीटर ही है, यानी हमें क्लियर ये उसी वक्त नज़र आएगा जब ये 25 सेंटीमीटर पर हो। अब क्या करना है कि इसको 25 सेंटीमीटर पर करने के लिए हमें एड लेनी होगी, मदद लेनी होगी किसी ऑप्टिकल डिवाइस की। जैसे हमने यहाँ पर कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लिया। अब जब आई के आगे हमने कन्वेक्स लेंस रखा है तो कन्वेक्स लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर्स पे बना देगा। डिस्टेंस वही है 25 सेंटीमीटर्स, लेकिन ये देखें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट छोटा सा था, यहाँ पर इमेज इतना बड़ा बन गया है। ये इमेज जो है वो हमें क्लियरली यहाँ से नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हमें इमेज क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, यहाँ पर हमें जो है ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है वो हमें क्लियर नज़र आ जाएगा। तो हमारा मसला हल हो जाएगा कि हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। अब ये जो हमारे पास इमेज बना है, इमेज की सूरत में जितना एंगल बन रहा है और ऑब्जेक्ट की सूरत में जितना एंगल बन रहा है, यानी जो रेशो होती है एंगल with the help of optical instrument to the angle without any instrument, इन दोनों की जो रेशो होगी यानी थीटा डैश ओवर थीटा, इन दोनों की रेशो जो है उसको हम कहेंगे मैग्नीफाइंग पावर या मैग्नीफिकेशन। यही हमने समरी में डेफिनेशन की है। रेशो ऑफ द एंगल फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स एनी लेंस एंड द रेशो ऑफ अनएडेड आई, कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बगैर जो एंगल बन रहा है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो एंगल बन रहा है उन दोनों की रेशो लेंगे तो वो मैग्नीफाइंग पावर कहलाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि ये कितना एंगल है, कितनी एंगल पर हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारा जो लेंस है वो इसका सही व्यू 25 सेंटीमीटर पर दे देगा। ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, यानी मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिहाज से जो है वो डिफरेंट होती है। बाज़ में मैग्नीफाइंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग करते हैं, बाज़ कम मैग्नीफाइंग करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पर रखा है जो इसका क्लियर इमेज जो है वो बन रहा है 25 सेंटीमीटर्स पर। तो ये मैग्नीफाइंग पावर की दूसरी डेफिनेशन है और इसकी रिलेशन है थीटा डैश ओवर थीटा। अब ये देखें बुक में जो आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दी है। अब इसमें आपने जो है वो एक तो समरी की डेफिनेशन लिखनी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन सारी समरी के लिहाज से की डेफिनेशन के लिहाज से दी है। 63 पेज पर जो डेफिनेशन है, सबसे पहले आप वो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन देखें बिल्कुल वही है जो मैंने अभी आपको बताया। लेट थीटा बी द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, then it is placed at the near point of the eye. If the object is now moved nearer to the eye, the angle on the eye will increase and becomes theta dash. जब हम करीब लाएंगे एंगल थीटा डैश हो जाएगा, जब दूर रखा था तो एंगल थीटा था। बट द आई विल नॉट बी एबल टू सी इट क्लियरली, करीब लाने के बाद भी हमारी आई उसे सही नहीं देख सकेगी। इन ऑर्डर टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली वी पुट अ कॉन्वेक्स लेंस between the object and the eye so that the lens makes a large visual image of the object. हमें किसी लेंस की हेल्प लेनी होगी। लेंस की मदद से हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज 25 सेंटीमीटर्स पे बन जाएगा, वो क्लियर इमेज होगा। इन दिस वे ऑब्जेक्ट अपीयर्स मैग्नीफाइड, और वो बड़ा हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर विल बी m इज़ इक्वल टू थीटा डैश ओवर थीटा। ये इसकी जो है वो मैथमेटिकल है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो डेफिनेशन के साथ आपने ये मैथमेटिकल लिखनी होगी। उसके बाद मैग्नीफाइंग पावर की जो इसी की मैथमेटिकल है, हम इन अदर फोकल लेंथ और डिस्टेंस की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं 1 + d/f। अब ये जो रिलेशन हमारे पास ये कैसे आई है, ये अभी आपने नहीं करना है। आपने अभी सिर्फ इस रिलेशन को जो है वो लर्न करना है कि एक तो मैग्नीफाइंग पावर की रिलेशन होती है थीटा डैश ओवर थीटा और दूसरी होती है 1 + d/f। इसमें d जो है वो नियर पॉइंट है यानी 25 सेंटीमीटर और f जो है वो फोकल लेंथ। इसकी कंप्लीट डेरिवेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए आपको इसको जो है वो डायरेक्ट बस आपने लर्न करना होगा कि फोकल लेंथ और डिस्टेंस की फॉर्म में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। वेयर f इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड d इज़ द नियर पॉइंट ऑफ द आई। इट्स क्लियर फ्रॉम दिस रिलेशन दैट आर लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ विल हैव ग्रेटर मैग्नीफाइंग पावर। ये तो हो गई है मैग्नीफाइंग पावर, यानी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की वो पावर के वो किसी ऑब्जेक्ट को कितना मैग्नीफाई, कितना बड़ा करके दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है। सपोज़ हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मैंने लगाए हैं, करीब करीब ये 2 पॉइंट्स लगाए हैं। अब आपको जो है अगर आप ये देखेंगे, आपको ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनमें कोई डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल साथ साथ यूँ लगेगा एक ही पॉइंट लगाए या जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम इसे किसी सेंसिटिव, किसी अच्छे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें जो है ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान में स्पेस नज़र आएगी।
डिस्टेंस हमें नज़र आएगा कि इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। ये होती है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इट्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट सोर्सेज। कि अगर दो क्लोज ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं जिनके दरमियान में डिस्टेंस कम है, लेकिन इतना डिस्टेंस है कि हमें अपनी आई से नज़र नहीं आ रहा, अगर हम उसे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखें तो हमें वो डिस्टेंस जो है वो नज़र आएगा। इसको हम इसकी रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छा उसके डिस्टेंस को शो करेगा उतनी उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। इन ऑर्डर टू सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर वी यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ हाई रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप टू सी टीनी ऑर्गेनिजम्स एंड टेलीस्कोप टू व्यू डिस्टेंट स्टार्स। जितना हमने जो है वो छोटे चीज़ को देखना होगा उतनी हमें हाई मैग्नीफाइंग पावर का जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना होगा। इसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा। ये दो टर्म्स हमारे पास हो गई हैं क्योंकि जो आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उन तमाम में हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर और उसकी जो है वो रिजॉल्विंग पावर करनी होगी। अभी हमने इसकी ये दो डेफिनेशंस की हैं। आप जो ये देखें, स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये अभी हम छोड़ देते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप अब हम देखते हैं क्या होता है। माइक्रोस्कोप, आपको पता है माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है? छोटी चीज़ों को देखने के लिए जो हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं। माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स होती हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दोनों माइक्रोस्कोप हैं, दोनों का ये काम होता है कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स को, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखने के लिए यूज़ होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है उसे हम सिंपल बोलते ही इसलिए हैं कि ये बिल्कुल इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंपल होती है। ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास मीन्स कि एक कन्वेक्स लेंस लें जो कि चीज़ों को मैग्नीफाई कर देता है। अगर हम एक कन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट को बिल्कुल लेंस के और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखते हैं, हमने पीछे इमेज फॉर्मेशन में किया था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को एक कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल करीब रखते हैं, करीब का मतलब ये है कि प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में रखते हैं, तो इसका इमेज जो है वो इन्वर्टेड नहीं बनता बल्कि वर्चुअल इमेज बनता है और मैग्नीफाइड होता है। अब ये देखें, ये इतना सा ऑब्जेक्ट है लेकिन जब हमने इसको इसके करीब रखा है तो इसका जो है वो एक वर्चुअल और इरेक्ट बना है। बिल्कुल वही डायरेक्शन है, जो इसकी अपवर्ड साइड थी वो इसकी अप साइड है, लेकिन मैग्नीफाइड है कि जो चीज़ हमें यहाँ पे नज़र नहीं आई थी वो इससे नज़र आ जाती है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये एक सिंपल कन्वेक्स लेंस है। आपने देखा होगा अक्सर यूँ करके एक स्टैंड सा होता है, यूँ बना हुआ होता है, साथ इसके जो है वो यूँ करके इसका हैंडल लगा हुआ होता है और उसको हम ये बोलते हैं कि ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इसके अंदर कन्वेक्स लेंस लगा होता है। कोई भी चीज़ इसमें अंदर देखने के लिए, जैसे अगर हमारे पास बाहर MU करके लिखा हुआ है, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो वो हमें MU करके बड़ा नज़र आएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसी को हम कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इसमें कि कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं होती। अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ अ कन्वेक्स लेंस विच इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड नियरर द लेंस देन द प्रिंसिपल फोकस सच दैट द अपराइट वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज इज सीन क्लियरली एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द नॉर्मल आई। एक सिंपल माइक्रो कन्वेक्स लेंस को अगर हम ले लेंगे तो वो हमारे पास जो है वो काम करेगा एक सिंपल माइक्रोस्कोप का। इसकी कोई मुश्किल कंस्ट्रक्शन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं होती। इसमें एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन जो है आपके पास, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम साथ साथ लिख लेते हैं। 12.21 क्वेश्चन देखें। डिफाइन द टर्म्स रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग पावर। ये आज हमने दोनों टर्म्स की हैं, मैग्नीफाइंग पावर और रिजॉल्विंग पावर। इसके आगे आप मेंशन कर लें कि 56 पेज पर जो है वो इसका आंसर लिखा हुआ है। ये आपने जो है वो क्वेश्चन अपनी बुक पर मार्क कर लें। अगला जो है ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये भी हमने करना है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और रिफ्लेक्टिंग, ये भी हम करेंगे। इसे भी आप ना मार्क करें। 21 क्वेश्चन को जो है वो आप लोग मार्क कर लें जो आज हमने काम किया है। सिंपल माइक्रोस्कोप तक हमने कर लिया है। रिजॉल्विंग और मैग्नीफाइंग पावर इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, आप लोग इसको लर्न कर लें अच्छे तरीके से। कल हम इंशाल्लाह कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप करेंगे। इस तरह हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी जहाँ तक का काम किया है उसको आप अच्छे तरीके से लर्न कर लें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।